नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। भारतीय जनता पार्टी के पेरेंटल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लगने लगा है कि विपक्षी दलों की जातिगत मुहिम या जाति राजनीति वाली मुहिम, खास तौर पर ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी को 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, हाल में जो इसी वर्ष होने हैं विधानसभा चुनाव, वो बिहार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव जो 2029 में होने वाले हैं, उनमें भारी नुकसान हो सकता है। विपक्ष जातिगत जनगणना का नैरेटिव गढ़ रहा है पूरे देश में और ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पीड़ितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की घोर विरोधी है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपने 3 दिनों के प्रवास के दौरान संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 80 और 90 के दशक के उन पुराने स्वयंसेवकों से खास मुलाकात की जो संघ और संगठन से अब किनारा कर चुके हैं, या यूँ कहें कि वो घर बैठ चुके हैं, अपने कारोबार रोजगार में लगे हैं या भगवान का भजन कर रहे हैं। स्वयंसेवकों को फिर से जगाने की मुहिम स्वयं मोहन भागवत ने छेड़ी है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, सामाजिक रूप से यह मुहिम कितनी कारगर होगी और ख़ास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग के फ्रंट पर क्या ये जो पुराने योद्धा हैं, इसके क्या, इनके सक्रिय होने के बाद क्या होगा और जो मोहन भागवत की जो मुहिम है उसके निहितार्थ क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि वास्तव में जो संघ है, संघ का मसला जो है वो एक अलग तरीके से सोचता है। संघ 10 साल 15 साल आगे की सोचता है। तो क्या मोहन भागवत, चूंकि आरएसएस का कानपुर, नागपुर के बाद कानपुर आरएसएस का बहुत बड़ा सेंटर रहा है और आरएसएस को समझने वाले, बीजेपी को समझने वाले या जो पुराने पत्रकार हैं वो जानते हैं कि स्वर्गीय अशोक सिंघल कानपुर में ही प्रचारक थे, तभी राम मंदिर आंदोलन की नींव उन्होंने रखी और फिर राम मंदिर आंदोलन का केंद्र कानपुर ही बना था। तो कुल मिलाकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की दृष्टिकोण से कानपुर बेहद महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा वर्ष जाता हो जब आरएसएस चीफ यहाँ प्रवास के लिए नहीं आते हों। इस बार भी वो रहे, बाल शाखा में मिले, पुराने लोगों से मिले, तमाम सुबह सुबह शाखाओं में जाकर उन्होंने स्वयंसेवकों से टटोला। बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के रवैये से, सरकार और जनप्रतिनिधि इनके रवैये से नाराज हैं स्वयंसेवक, वो काम के बजाय शिथिल पड़ गए हैं। तो आज मंथन में इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या है आरएसएस का ओल्ड इज गोल्ड प्लान। आरएसएस का ओल्ड इज गोल्ड प्लान क्या है? क्योंकि आरएसएस तो बहुत गूढ़ संगठन है, मैं ये तो कतई दावा नहीं करूंगा कि आज इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि तमाम जो देश का मीडिया है वो कोई ना कोई शो में कुछ ना कुछ डिकोटी कर डालता है। मेरा मुझे माफ़ करो, मेरी कुवत नहीं है कि मैं किसी इतने गूढ़ संगठन के किसी प्लान को डिकोड कर सकूं, लेकिन एक लंबे समय से आरएसएस को फॉलो करने के कारण, उनको उनकी एक पत्रकार के तौर पर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के कारण, उनके तमाम चिंतन शिविर, तमाम कार्यक्रमों को कवर करने के नतीजे के रूप में अगर देखें तो थोड़ी बहुत समझ मेरे अंदर है और इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लेता हूँ। शायद वो सारे पत्रकार इस बात को समझ लेते होंगे जिनका ध्यान कम से कम अपने काम पर रहता है, पत्रकारिता पर रहता है। तो मैंने जो कुछ समझा आज आपके सामने साझा कर रहे हैं। वास्तव में जो कानपुर है बड़ा महत्वपूर्ण है। नागपुर संघ का मुख्यालय और कानपुर एक बहुत बड़ी संघ की जो एक लैब कह सकते हैं, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ से हुए और यहाँ अभी हाल में जो खबरें आई कि बहुत सारे जो पुराने स्वयंसेवक थे वो घर बैठ गए हैं बड़ी संख्या में या इधर उधर करके। तो ये यहाँ से जो एक संकेत जाता है, संदेश जाता है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अब आरएसएस चीफ क्या चाहते हैं, कैसे चीज़ों को करेंगे, क्या वो लोग, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो बस्तियों में जाते थे, दलितों को जोड़ते
थे, शोषितों को जोड़ते थे, पीड़ितों को जोड़ते थे, और संघ की शाखाएं बड़े पैमाने पर दलित बस्तियों में लगती है। लेकिन सत्ता जब आती है तो उसके तमाम सारे दुर्गुण भी आते हैं, और सत्ता दुर्गुण लेकर आती है। तो इस दुर्गुण से कोई अछूता रहता नहीं। मैं ये भी बहुत बेबाकी साथ कहूँगा कि संघ के लोग भी इस दुर्गुण से अछूते नहीं रहे। तो यही वजह थी कि जिन्होंने झोला लटकाकर, फटा कुर्ता पहनकर, टूटी चप्पल पहनकर संघ और भाजपा को खड़ा किया, वो उपेक्षित हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो उपेक्षित हैं। वो कहते हैं, और हर तीसरा व्यक्ति जो सत्ता से जुड़ा वो कहता मैं संघी हूँ, संघ से अपने नाते रिश्ते बताता है। लेकिन संघी होना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो एक रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर चर्चा करेंगे। कानपुर में 3 दिन का प्रवास और खुद मोहन भागवत पहुंचे उन चेहरों के पास जो कभी संघ के जमीनी स्तंभ हुआ करते थे। ये वही स्वयं सेवक हैं जिन्होंने आंदोलन भी खींची और संगठन भी खड़ा किया, लेकिन समय के साथ हाशिए पर चले गए। क्यों छूट गए थे स्वयं सेवक? कईयों को सरकार और संगठन से दूरी का दर्द था, कुछ कारोबार में लग गए और कुछ राजनीति की अपेक्षा से निराश होकर पीछे हट गए। लेकिन अब संघ फिर इन्हीं एक बड़ी रणनीति के तहत बुला रहा है। विपक्ष का ओबीसी दलित फोकस। उधर विपक्ष की राजनीति भी बदल रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित एकता पर फोकस कर रही है। कांग्रेस न्याय यात्रा और जाति जनगणना के मुद्दे को धार दे रही है। संघ ने इसे एक वैचारिक चुनौती मान रहा है। ऐसे में पुराने प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिन्हें संघ ओल्ड इज गोल्ड मानता है, क्या फिर से अहम हो गए? जमीनी काम में लगाया जाएगा। ओबीसी बस्तियों में संपर्क बूथ नेटवर्क मजबूत करने के लिए पारिवारिक संवाद तक। बता दें कि संघ की रणनीति साफ है, पहचानो, जोड़ो और जिम्मेदारी दो। पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव और सामाजिक पकड़ को वापसी का हथियार बनाया जाएगा। 2027 और 2029 मिशन की तैयारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर संघ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। बूथ स्तर पर वैचारिक और कार्यात्मक दोनों मजबूतियां जरूरी हैं। इन्हीं पुराने स्वयंसेवकों ने कभी रामशिला आंदोलन चलाया था, मंडल बनाम कमंडल के दौर में संघ को जीवित रखा था। अब वही अनुभव फिर से मंथन का हिस्सा बनने वाला है। भावनात्मक जुड़ाव या रणनीतिक मोर्चा। ये केवल भावनात्मक मिलन नहीं है, बल्कि एक वैचारिक मोर्चे की फिर से चाक चौबंद तैयारी है। सवाल यह है, क्या भाजपा इन्हें उतना सम्मान देगी जितना ये उम्मीद लगाए बैठे हैं? की वापसी की ताकत, पुराने प्लस नए का तालमेल। संघ के लिए ये समय आत्ममंथन का है और हो सकता है भविष्य की लड़ाई में पुराने नए स्वयंसेवकों का ये जोड़ भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बता दें कि राजनीति बदलती है, लेकिन मूल विचारधाराएं लौटती हैं। संघ भी अब अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, अपने ओल्ड इज गोल्ड प्लान के साथ। स्पेशल टैक्स के न्यूज इंडिया। कानपुर के कारवालू नगर में संघ का बहुत पुराना कार्यालय उस स्थिति में नहीं था कि जो मौजूदा दौर की राजनीति है, मॉडर्न पॉलिटिक्स है, जिसमें गैजेट्स हैं, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें उस तरीके से वो लैस नहीं हो पा रहा था। तो एक बड़ा विशाल शानदार भव्य संघ कार्यालय, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वो बनाया गया, प्रांतीय कार्यालय, और उसका लोकार्पण करने के लिए मोहन भागवत आए थे। केशव भवन नाम है उस नए कार्यालय का। पहले का जो पहला पुराना था वो भी केशव भवन था, क्योंकि केशव बलिराम हेडगेवार जी के नाम पे सारे भवन संघ के केशव भवन ही होते हैं, तो ये भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण और नोटिसेबल बात है कि इस जो नए कार्यालय के लोकार्पण के दौरान आरएसएस चीफ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी विशालकाय, बहुत बड़े जो चित्र है उसका लोकार्पण किया। एक बहुत बड़ी तस्वीर, विशालकाय तस्वीर कहेंगे, उसको लगाया गया है। इससे पहले अंबेडकर की तस्वीर
इतनी बड़ी लगी होगी तो मुझे पता नहीं संघ कार्यालय में, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी संघ कार्यालय में। लेकिन मौजूदा दौर में अंबेडकर की तस्वीर भी संघ कार्यालय में बहुत बड़ी हो गई। हमारे सहयोगी वो विजुअल दिखाएंगे। तो लगातार वो अपने आप में ये संदेश है, पुराने स्वयंसेवकों को से मिलना, ये जो परिस्थितियां हैं इनको भांपना, अंबेडकर जी को सम्मान थोड़ा ज़्यादा ही, तो हालांकि बहुत बड़े सम्मान के हकदार है, लेकिन जितना तरीके से जो प्रदर्शित करना, बल्कि यूँ कहें कि ये दावा तो कोई नहीं कह सकता कि भाई फला करते हैं फला नहीं करते हैं, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सम्मान का प्रदर्शन भी हो रहा है और एक बहुत बड़ी तस्वीर अंबेडकर जी की वहाँ लगाई गई, बाबा साहब की। और अब एक तरीके से ये तस्वीर देखिए, मोहन भागवत जी इसका अनावरण कर रहे हैं इस कार्यालय के दौरान। बहुत बड़ी तस्वीर है और बड़ी सुंदर तस्वीर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ये देखिए बाबा साहब का वो चिर परिचित लुक है और इस तस्वीर को संघ कार्यालय में प्रमुख स्थान पर लगाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसमें वो अब चैंपियन नहीं रही। जो पुराने चैंपियन थे वो फिर से वो ट्रॉफी घसीटने के चक्कर में, समाजवादी पार्टी नए चैंपियन बनने के चक्कर में, कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारी है, वो संविधान की किताब लेकर बाबा साहब का जाप कर रहे हैं। तो बीजेपी के सामने चिंता है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जब ये मसला निकलता नजर आया तो फिर अंबेडकर की विचारधारा, उन दलित शोषित पीड़ित जो वोट बैंक है उसकी फिक्र अब संघ ने शुरू कर दी है। और इस कार्यक्रम में, असनावरण कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा भी कि केशव बलराम हेडगेवार जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दोनों का लक्ष्य एक ही था, हिंदू एकत्रीकरण। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाबा साहब के विचार अलग थे। वो हिंदू राष्ट्र इस पर बात नहीं बहुत उनको बर्दाश्त रहती थी। वो कहते थे भाई सबका ये देश है। लेकिन जो अभी भागवत जी ने कहा कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, विचारधारा अलग थी, तरीके अलग थे। तो इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शमसी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत। गोविंद वर्मा जी सामाजिक चिंतक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीति में अच्छी खासी रुचि है गोविंद जी की। प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराक है, अम्बेडकरवादी हैं, हमारे साथ वो जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है प्रोफेसर। आज चूँकि इस पूरे मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा जो शीर्षक है, जो टाइटल है, आरएसएस का ओल्ड इज़ गोल्ड प्लान, लेकिन इस ओल्ड इज़ गोल्ड प्लान में बहुत सारे वो चीज़ें निहित हैं। अंबेडकर जी भी हैं, वो कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी और हेडगेवार जी एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, हिंदू एकत्रीकरण, क्योंकि उस दौरान जो सनातनी लोग थे, जो हिंदुत्व के लोग थे, हिंदुत्व को मानने वाले, वो बाबा साहब की बात नहीं मान रहे थे, तो वो हेडगेवार जी ने कुछ प्रयास किए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन कुल मिलाकर संघ कार्यालय में इतनी बड़ी तस्वीर अंबेडकर साहब की लगाना इस बात का द्योतक है कि संघ 2 कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि भाजपा इस मौजूदा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराक, क्या इस बात को हम माने जो भागवत जी ने कहा कि अंबेडकर जी और हेडगेवार जी का रास्ता यह लक्ष्य एक ही था? जी जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सर्वविदित है कि जब हम बात करते हैं आरएसएस की या हम बात करते हैं भाजपा की, तो वो एक ही बात है, उसमें कोई 2 अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये दोनों एक ही एंटिटी हैं। तो ये प्रतीकों की राजनीति तो बड़ी पुरानी चल पड़ी है। पहले तो मैं आरएसएस की बात करने से पूर्व मुझे लगता है कि और लोग जो इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जिक्र करना ज्यादा जरूरी है। तो फिर हम ये समझेंगे कि यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका चित्र इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी महत्ता यहाँ पे कितनी रहेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि केजरीवाल साहब है, उन्होंने पंजाब में अपना जो निशान है वो भी झाड़ू का रखा, क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो एससी कम्युनिटी की वहां पे थी। और लगते पड़ते ही जैसे ही वो जीत कर आए, जैसे ही उनका सीएम बना, तुरंत उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिए वो सारे निर्णय एससी कम्युनिटी की खिलाफत करने वाले थे।
फिर उनकी वो जो झाड़ू प्रतीकात्मक जो राजनीति थी, वो फिर वो अपनी भूल गए कि उनका निशान क्या था या उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, या उन्होंने सीएम की अपनी कुर्सी के पीछे डॉक्टर साहब की पहले ही दिन डॉक्टर साहब की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वो उन्होंने वहां पे स्थापित की थी। दूसरी बात, जब कांग्रेस निकलती है तो कांग्रेस भी अपने हाथ में लाल किताब और संविधान की किताब लेके निकलती है, तो वहां भी उसका इस्तेमाल बड़ी बखूबी किया जा रहा है। जो लोग शायद नहीं समझते होंगे इस बात को, कि बात केवल संविधान को बचाने की नहीं है, बात केवल नारा लगाने की नहीं है, बात वास्तविकता में ये है कि हम या हमारी पार्टी उसकी सही में केवल आइडियोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप केवल दिखाने का काम करें, डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करें, संविधान की किताब का इस्तेमाल करें, बल्कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वो एक ही समान दिखनी चाहिए। अभी जिन स्टेट्स में कांग्रेस है वहां पे एससी का अभी लेटेस्ट ही कुछ दिन पूर्व ही वहां पे वर्गीकरण किया गया है, और ये वर्गीकरण संविधानात्मक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये प्रोविजन, तो कांग्रेस भी यही काम कर रही है। अब अगर हम बात करें आदरणीय मोहन भागवत जी की, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ताकतवर नाम है, जब इनके साथ जेट सिक्योरिटी चलती है तो हम वहां से इनकी महत्ता को समझ सकते हैं कि चाहे ये कानपुर में जाएं, चाहे ये अलीगढ़ में जाएं, तो इनके आसपास जो सुरक्षा का जो तामझाम है और जिस तरह से ये मीटिंग्स की जाती हैं, इन मीटिंग्स में मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अंदर है वो 5 दिन तक अंदर ही है, उसको बाहर जाने की, अगर वो बीमार हो गया या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट उसके साथ अगर कोई सिचुएशन राइज होती है तभी वो उसको छोड़ के जा सकता है, अदरवाइज आपको वो मीटिंग पूरी तरह से अटेंड करनी है। और जिस तरह से अभी हमारे जो मौजूदा संचालक हैं मोहन भागवत जी, ना केवल वो बल्कि उनके पिताजी, उनके दादाजी 1925 से वो इस पूरी आइडियोलॉजी के साथ, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, वो उसका एक आधार है और वो आधार वो बना चुके हैं। वो ना केवल अभी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको वो सहारा दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और बड़े बड़े जो मुद्दे भारत में हुए हैं, कश्मीर का जो मुद्दा हुआ है और मोर ओवर जो हमारा रामलला का जो मुद्दा हुआ है, वो उन सभी मुद्दों में बहुत ही अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो जो आरएसएस है, भाजपा है, वो हमेशा इलेक्शन के मोड में ही रहती है, उनका ये इलेक्शन का मोड कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हर दिन को एक चैलेंज मान के चलती है। और मुझे लगता है कि वही चैलेंज जो है वो आज भी इनकी ये जो विजिट रहेगी उसका आधार है। ठीक है, वो वहां पे अगर प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, मैं बड़ी धन्यवादी हूँ एक अम्बेडकराइट के तौर पे, लेकिन इससे होने कुछ नहीं वाला है। जो आप कर रहे हैं पूरे देश भर में, जो कर रहे हैं विभिन्न स्टेट्स में, आप जो कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पे आप जो कर रहे हैं, उससे अगर भाजपा कुछ गलत करती है तो आरएसएस उसको कवरिंग पॉइंट पे आ जाती है। मोहन भागवत जी कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि हमें लगता है कि ये तो बड़ा सही बयान है कि इन्होंने तो पूर्वो जो विद्वान है उनकी माफी मांग ली है, इन्होंने पुराने अपने जो कर्म है उनकी माफी मांग ली। नहीं, मैं ठीक है डॉक्टर निशा बुराक, मैं सारी बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब अभी आपसे नहीं मिला। मोहन भागवत ने कानपुर में कहा, उसके बाद उनका अलीगढ़ प्रवास है, आज के बाद वो अलीगढ़ रहेंगे और संघ के प्रवास कार्यक्रम चला करते हैं। उन्होंने कहा कि हेडगेवार जी और अंबेडकर जी दोनों का लक्ष्य एक ही था, हिंदू एकत्रीकरण। इससे आप कहां तक सहमत हैं? कैसे कि कहां मैं यही तो बात बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की जब हम उसकी बात करते हैं तो उन्होंने तो वो काम कर दिखाया, जितने दलित, वंचित, पिछड़े पीछे थे, इवन की जो महिलाएं थी, उन्होंने तो सबके हित की बात की है। क्या भाजपा या आरएसएस अपनी तुष्टीकरण की नीति से, जिस तरीके से वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जिस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जिस तरह से वो आरक्षण संबंधी जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जिस तरह से वो संविधान में लगातार बदलाव करते हैं, जिस तरह से वो मनुस्मृति की बात करते हैं, तो क्या ये सभी जो प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि अंबेडकराइट जो मूवमेंट है या अंबेडकराइट जो आइडियोलॉजी है वो कहीं पे भी भाजपा या आरएसएस उसका समर्थन कर रही है? बल्कि वो तो उसकी खिलाफत कर रही है। लेकिन क्या है कि वो केवल प्रतीकों को इस्तेमाल कर रही है।
ठीक है, आप ठीक। सिर्फ एक चित्र लगा देने से आपका पर्पस सोल्व नहीं होगा। जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मीडिया को थोड़ा बहुत जो है वो सही तौर पे इस्तेमाल करना जानते हैं, वो सच्चाई को जानते हैं। और ये कभी भी जो तुलना है कह देने भर से वो आपकी पूरी नहीं हो जाएगी, आपकी समानता जो है वो सिद्ध नहीं हो जाएगी। ठीक है। समानता तो आपको अपने विचारों से, ठीक है। अपने जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं उससे सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है प्रोफेसर निशा बुराक, मैं लौटूंगा आपके पास। शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद साहब, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। मोहन भागवत जी कानपुर प्रवास के दौरान उन्होंने उन लोगों की खैर खबर ली है जो 80 और 90 के दशक के स्वयंसेवक हैं, सोशल इंजीनियरिंग पर काम करते रहे हैं, राम सिलाए ले लेकर घर गए, पूजवाया, और संघ और भारतीय जनता पार्टी को आज वर्तमान स्वरूप की ऊंचाइयों में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, सांसद, विधायक, उसके नेताओं या संघ के कतिपय नेताओं से उपेक्षा के कारण वो लोग घर बैठ गए थे, अपने कारोबार में लग गए थे, या बैठ के अपना राम भजन करने लगे थे। उन लोगों से, उन पुराने ओल्ड इज गोल्ड स्वयंसेवकों से वो मिले और उनको एक तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका में उन्होंने आगे आने को कहा कि नहीं आप लोग आइए, और सोशल इंजीनियरिंग की तरफ भी उनकी तरफ इशारा किया गया। ऐसी खबरें हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल हो रही है? और जो निशा बुराक ने कहा कि भाई अंबेडकर और हेडगेवार की तुलना कैसे कर सकते हैं आप? शमसी आजाद, नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी क्या भाई एक हैं, दो बहनें हमारी, उनको भी सादर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहीं से भी अलग नहीं है, ये तो सब जानते हैं। अगर कहा जाए कि अलग है तो ये हमारे ख्याल से आज का सबसे बड़ा झूठ होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी और आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक और राजनीतिक संगठन है। दोनों का मिशन अलग है, दोनों की कार्यप्रणाली अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य जो है वो एक है। जनसंघ जब बैन कर दी गई तो ये हुआ कि भैया भारतीय जनता पार्टी अब जो है, आरएसएस जो है अब चुनाव नहीं लड़ सकती, अब राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती। तब भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है हमारे ख्याल से 1980 में, अगर जहां तक हमें याद है तो 1980 में राजनीतिक पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी आई, और आरएसएस के लोगों ने ही इसको बढ़ाने का काम किया, इसको पाला, इसकी बुनियाद को मजबूत रखा, इसके मिशन तय किए। और उसके बाद आपने देखा कि आरएसएस के लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि इस संगठन को मजबूत करें, गांव-गांव जाएं, जनसंपर्क करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के मिशन को पहुंचाएं। इसी बीच में आपने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा भी उठा, और राम मंदिर के लिए जो एक मिशन चलाया आरएसएस ने, घर घर जाकर दान देना, घर घर जाकर उनको जो है पूजा करवाना, घर घर जाकर उनको उत्साहित करना, तो मिशन भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक था राम मंदिर का, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मिलकर पूरा किया। लेकिन आरएसएस के खिलाफ जो एक हवा बनाया जाता था, जो एक मिशन चलाया जाता था विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, आरएसएस अल्पसंख्यक समाज को हिंदुस्तान से बाहर कर देगी, आरएसएस इनका वोट देने का अधिकार छीन लेगी, आरएसएस इनको दोयम दर्जे का नागरिक कर देगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मोहन भागवत जी, खासतौर से जो सर संचालक है, प्रमुख है आरएसएस की, उनका दौरा जब भी कभी होता है तो उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज की हिमायत की, अल्पसंख्यक समाज को यह भरोसा दिलाया कि हम उनके कहीं से भी दुश्मन नहीं है, वो और हम जो है दोनों विकास के पहिए हैं, दोनों जो है साथ मिलकर चलेंगे तब भारत का विकास होगा। ये अलग है कि अगर कुछ कट्टरपंथी हैं जो अल्पसंख्यक समाज में है, या जो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं घटनाएं कर देते हैं, तो उससे उन्होंने अवगत कराया कि ऐसी धारणाओं को जो है दूर करना होगा, क्योंकि इन धारणाओं की वजह से कहीं ना कहीं देश में जो पिछले 60 सालों में, 70 सालों में रहा उथल पुथल का माहौल बना रहा। कभी कर्फ्यू लग जाया करता था, कभी सरकारें गिरा दी जाती थी, कभी जो है लाशों के अंबार लग जाते थे, कभी प्रदेश कर्फ्यू में चला करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, लोग जो है यात्रा करने से घबराते थे। तो ये सारी चीजें आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि ये आज का भारत है। 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर एक देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश को मजबूत करने का काम किया, तो आज कहीं ना कहीं विश्व जो है पूरा भारत की तरफ निगाहें करे रहता है कि भारत किस तरफ रुख सकता है, भारत का क्या बयान होता है। और अम्बेडकर की बात भी अगर की जाए तो अगर हमारे सर संचालक ने कहा है मोहन भागवत जी ने, तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता जरूर है
ये भले आप इनकार कर रही हो, हमारी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, ये भले इनकार कर रही हो, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं है। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व था, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं सनातन था। उन्होंने कहीं हिंदुत्व का, सनातन का विरोध नहीं किया, कहीं पर भी संघ का विरोध नहीं किया। उनके समय में भी संघ था, ये सबको मालूम है। तो कहीं पर भी उन्होंने कोड नहीं किया है कि संघ से दूर रहिए, संघ से बचाव करिए, संघ हमारे लिए खतरनाक है। तो कम से कम इस बात को भी समझना चाहिए कि ठीक अगर है। आज संघ के कार्यालय में अगर आज अंबेडकर का चित्र लगाया जाता है तो कल उनकी मूर्ति भी लगेगी और उनको पूजा भी जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका विरोध होता रहे तो ये उनकी गलती है। हम तो सबको साथ लेकर सबको आम करके काम करना चाहते हैं। थैंक यू, लगातार आप बने रहिए। मुझे एक कोड मैंने कहीं पढ़ा है, एक सुना है कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, और वो मरने से पहले, इस दुनिया से महाप्रयाण करने से पहले, वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। एक ब्रेक ले रहा हूँ। कानपुर प्रवास के दौरान आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उन स्वयंसेवकों से मुलाकात की जो 80 और 90 के दशक में संगठन के लिए काम करते थे। उपेक्षा और तमाम कारणों से वो किनारे हो गए थे या खुद उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और ऐसा उन्होंने किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को लग रहा है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई विपक्ष छेड़ चुका है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2 कदम पीछे ना हो जाए। इसलिए उन्होंने उन पुराने योद्धाओं को याद किया जिन्होंने कभी घर घर जाकर रामशिलाएँ पुजवाई थी, समरसता भोज और सामाजिक ताना बाना, सोशल इंजीनियरिंग के वो इंजीनियर हैं। बस्तियों में जाकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, क्या आप मानते हैं कि अब जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है क्या कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं दावा भले चाहे वो करे, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी तगड़ी होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे को पकड़ कर चल रहे हैं, पीडीए, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ना पिछड़े, दलित, शोषित ये हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अगड़ों की पार्टी, जो पुरानी वाली छवि है वो बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो और संघ, इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ये अगड़ों को करते हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। तो क्या इस तरह के नैरेटिव से आप लोग अब अगले जो चुनाव हैं, जो आपका जो राजनीतिक मंतव्य है, उसको हल करना चाहते हैं? पूजा जी आपको नमस्कार। दुर्गेश जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। ये जो आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप पोजीशन बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक बात कर रहे हैं, तो आप बताइए दुर्गेश जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई कितनी जरूरी है? पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जब आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है आवास। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। आज यही 2 दिन पहले प्रयागराज में एक दलित को सिर्फ काम ना करने की वजह से कहता है मैं लंच पे जाऊंगा, मैं बोझ नहीं उठाऊंगा, जिंदा जला दिया जाए। तो आपको लगता है क्या कि सामाजिक न्याय हो रखा हुआ? दुर्गेश जी, अगर आप सोचिए हम सामाजिक न्याय की लड़ाई क्यों कहते हैं कि जब आप सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साथ में किया जा सकता है भेदभाव, तो कल्पना करिए जो आम व्यक्ति उठ करके आ रहा होगा तो उसके साथ में कितना भेदभाव किया जा रहा होगा। हालांकि आरएसएस कहती है सामाजिक समरसता की बात। आरएसएस ने कब की सामाजिक समरसता की बात? हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अभी जो है कह रहे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं, जो अंबेडकर जी के विचार थे वही जो है जो संस्थापक थे आरएसएस के, उनके विचार थे। कैसे थे? नहीं, विचारधारा अलग थी, लेकिन रास्ता और लक्ष्य एक था, ये भागवत जी ने कहा है। रास्ता कैसे एक हो सकता है? एक जब जो है आपको पता होगा 1939 में जब रिपब्लिक पत्रिका में लेख निकला था
तो जो है उसमें अम्बेडकर जी ने साफ साफ लिखा हुआ था कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पागलपन है। तो रास्ता कैसे एक हो गया? एक जो है 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फहराता है और एक व्यक्ति देश के लिए लड़ता रह जाता है और देश की बात करता है। कैसे सामाजिक समरसता हो सकती है? एक व्यक्ति जो है हिंदू कोड बिल लाना चाहता है, आप बैठ करके छातियां पीट पीट करके विरोध करते हैं। कहाँ सामाजिक समरसता? आप तो महिलाओं को भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, आप जाति की बात तो क्या ही करेंगे। आरएसएस का जो बना, तभी आरएसएस ने, और एक पहले अपने आपको ध्यान होगा, अभी कुछ महीने पहले की बात है कि आरएसएस ने कहा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार विफल हो रही है सृजन करने में, नौकरियों का हम सृजन करेंगे। किया क्या? नहीं किया ना। बस इनको घबराहट हुई है। ये कहते हैं नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, पर है तो प्रति संगठन भाजपा के, और इनको भी पतन दिख रहा है भाजपा का। क्योंकि भाजपा जो आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पुरानी भाजपा जैसी थी, नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। ये जो पुरानी भाजपा थी जिसने हिंदू कोड बिल का जो छाती पीट पीट करके विरोध किया था कि उसको एक साथ पास नहीं होने दिया, आप पढ़िए तो आपकी रूह कांप जाएगी कि हिंदू कोड बिल में था क्या ऐसा जिसको पास नहीं करने देना चाह रहे थे ये लोग। उनको अधिकार ही देने की बात हो रही थी महिलाओं को, और उसको फ्रैक्शन कर करके जो है पास किया गया। तो आप सोचिए ये पूर्व फिर वहीं चले जा रहे हैं। मैं तो कहूंगी अगर आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी अगर टीका उठा ही रहे हैं, हालांकि पुराने, मैं भी बहुत सारे पुराने आरएसएस के व्यक्तियों को जानती हूँ। मैंने जहाँ से पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके प्रिंसिपल भी जो है आरएसएस से ही ताल्लुकात रखते थे, पर वही हाल है कि जब आपकी सरकार आ गई तब आपने उनको दरकिनार कर दिया। अब आज फिर उनकी आपको याद आई हुई है। यही जनता के साथ भी करने जा रहे हैं। तो ये जो चरित्र है ये उजागर हो रहा है और ये सत्य है और ये जनता भी देख रही है। मैं मोहन भागवत जी का जाना ही चाह रहे हैं, अगर सामाजिक समरसता की बात करना ही चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बना दे जो है किसी दलित को उठा करके जो है आरएसएस प्रमुख, इतना बढ़िया मैसेज भी चला जाएगा। तो कम से कम ये तो हो जाएगा ना। जब जो है अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने पे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया तो क्यों नहीं प्रश्न पूछा मोहन भागवत जी ने? जब जो है मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया आवास का, तो क्यों प्रश्न नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आप जो सामाजिक समरसता से अलग जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे कि नहीं ये इनके साथ साथ में है, पर हालांकि इनको पूछना चाहिए अपने शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि जेपी नड्डा तो कहते नहीं कि हम तो अलग कैंडिडेट थी, हम तो आरएसएस की जो अंडर नहीं आ रहे होते हैं। कि तय कर लेना पड़ेगा ना कि आरएसएस, जेपी नड्डा की पेशी हो चुकी है पूजा जी, जेपी नड्डा की पेशी हो चुकी है, अब छोड़िए। संतान को सही कैसे करे? इनके हाथ से निकल गया संतान हो रखी हुई है भाजपा। तो कभी कहेगी हम साथ में, कभी कहे साथ में, लेकिन ये कहिए कि सामाजिक समरसता की अपेक्षा आरएसएस से करना, ये मुझे लगता है कि एक वहम होगा, नहीं हो सकता है। और ये अपेक्षा करना कि आरएसएस धृतराष्ट्र कि दुर्योधन कुछ भी कर ले वो रहेगा ही दुर्योधन के साथ में ही। तो मैं कभी नहीं कहती कि जो है कहते आरएसएस नाराज हो गया, अरे नाराज हो जाए है तो। आप तो बड़ी अजीब टाइप की उपमाएं देने लगती हैं पूजा जी। अब भाजपा को आपने दुर्योधन बता दिया, गलत बात है भाई। गलत बात नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि पुत्र है, पुत्र पिता का जो संबंध है ना वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसा संबंध है। महाभारत से ढूंढ के ले आए। दुर्योधन कुछ भी करता रहेगा और धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आएगा, वो वही करेंगे। इनको पता है कि गलत है, ऐसा नहीं, उनको इल्म रहेगा कि पुत्र गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है पुत्र मोह में वो पुत्र का ही समर्थन करेंगे। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ जी, भारत का जो समाज है पितरात्मक सत्ता वाला है, पुरुष सत्ता का समाज है, पितरात्मक सत्ता वाला है। तो ये तो होता ही क्या अपने बेटे के 4 अवगुण लोग ढकते ही हैं। आपको पता होगा जो है, इसीलिए वहम फैलाया जाता है कि हम सारे जगहों पे फादरलैंड कहा जाता है, लेकिन भारत देश में मदरलैंड कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान दिया नहीं जाता था। महिलाओं को लक्ष्मी बना दो, मतलब उपमाएं दे दो, महिलाओं को उपमाएं दे दो, आप लक्ष्मी बना दो, फिर सम्मान देने की जरूरत ही नहीं है, भारत माता कह दो, अब सम्मान देने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो है जो प्रतिसत्ता आपने कहा, बकौल नेहरू जी भारत माता कोई एक व्यक्ति नहीं था। नेहरू जी ने कहा और बहुत सारे लोगों से पूछा कि भारत माता कौन, वो कह रहे प्रत्येक भारत का नागरिक भारत माता है। आपके अंदर भारत माता है, मेरे अंदर भारत माता है, हम सब भारत माता हैं। तो एक अलग ही अलग कॉन्सेप्ट है। गोविंद वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व एक और मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। महेंद्र जी स्वागत। गोविंद जी, आपने सामाजिक न्याय और तमाम चीज़ों को लेकर आपने एक लंबे आंदोलन भी देखे, संघ को भी आप बहुत करीब से जानते हैं। समाज में
दिन भर एक तरीके से आप रिसर्च करते रहते हैं, आपको मैं एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर देखता हूँ। ये जो मोहन भागवत जी हैं, ये इन्होंने एक तो अपने जो पुराने साथी थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और कानपुर में उनका प्रवास था 3 दिन का, अब अलीगढ़ में है, वो पुराने जो लोग हैं, अभी लोकसभा के चुनाव में और उसके बाद तमाम चुनाव में आया कि संघ के वो लोग काफ़ी सक्रियता के साथ में काम उन्होंने नहीं किया, सक्रिय नहीं थे। तो यही वजह देखी जा रही है कि जब वो कानपुर प्रवास के दौरान थे तो उन्होंने अपने पुराने 80 और 90 के दशक के साथियों से मुलाकात की, जिनकी कोई खैर ख्वाह नहीं था, उनके कोई खैर खबर नहीं ले रहा था, और तमाम लोग कोई अपना व्यवसाय में लग गए, कोई अपना ज़िंदगी के अलग उसमें लग गए, संघ और संगठन को एक तरीके से भूल गए या संगठन उनको भूल गया। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने घर घर रामशिलाएँ पुंजवाई, ये वो लोग हैं जो दलित बस्तियों में जाकर खिचड़ी भोग करते थे। आज का जो मॉडर्न संघ है या मॉडर्न बीजेपी है, वो सत्ता की चकाचौंध उसके इर्द गिर्द रहती है। तो एक तो इसके राजनीतिक मायने क्या कुछ हो सकते हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई अम्बेडकर और हेडगेवार का रास्ता एक ही था, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? वो कह रहे हैं लक्ष्य एक था, वह विचार अलग थे। गोविंद जी। दुर्गन जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। और मोहन भागवत जी जो 3 दिन प्रवास पर आए थे, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जनता में जाम और पुलिस का सरदर्द बनने आए थे और कुछ नहीं हुआ। जितने पुराने इनके लठबाज कार्यकर्ता थे बस वही आए, और आम जनता में इन्होंने कोई वोट के लिए प्रभाव नहीं जमा पाया 3 दिन में। ये सत्यता है, जनता का आकलन है मेरा। दूसरी चीज हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1925 से लेकर के और 2025 लगभग 2 साल होने जा रहे हैं आरएसएस को बने। पूजा मिश्रा जी ने कहा कि अभी तक क्यों किसी को, दलित को क्यों नहीं सरसंचालक बना दिया गया। सत्यता है ये। अगर इतना ही अंबेडकर जी से प्रेम है इनको, आरएसएस वालों को, तो आज तक क्यों नहीं बनाया? किसी पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं बनाया? केवल आपने अभी हमें बताया था कि केवल जो है Z+ की जो है सिक्योरिटी इस समय भागवत जी को है। किसी भी सर संचालक को आज तक जेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी जी। इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के गृह मंत्री हैं, और फिर भी इन्हें Z+ की, जब कांग्रेस की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही या अदर तमाम सरकारें रही, तब Z+ की सिक्योरिटी इनको जरूरत नहीं थी। और ये जो कार्यालय बना हुआ है इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है, करोड़ों। हम इनसे जानना चाहते हैं, इसका हिसाब दीजिए, ये पैसा कहां से आया? अरे वो रखा होगा हिसाब, सीए से बनवाया होगा। अब नहीं, दूसरी पार्टी तो आप बताते हैं कि ये करवा दिया, यहाँ से ले लिया पैसा, यहाँ से कर लिया। अरे आप भी तो अपने कार्यालय बताओ, ये कार्यालय में जो इतना जो है करोड़ों अरबों रुपया लग गया, ये पैसा कहाँ से आया? इसका हिसाब भी तो जनता को दीजिए आप। अरे गोविंद जी, स्वयं सेवकों ने चंदा दिया भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्वयं सेवक हम जानते हैं, स्वयं सेवक जो वास्तविक स्वयं सेवक है वो नंगे भूखे हैं। आप पता लगा लीजिए, स्वयं सेवक जो हैं वो खुद मांग करके खाना खाते हैं जाकर के घरों घरों, वाकई में वास्तविक जो हैं। लेकिन अब आए क्या, इस सत्ता में एक कहावत हमारे गांव में कही कि मजा मारे दासी और लांगा छाटे उलासी। हाँ। जो दासियां रानी के पास रहती थी, रबड़ी पीड़े सब खा रही थी, और उनका पति का नाम था हुलासी। तो लहंगा जब छांटने के लिए दिया जाता, तो धोने के लिए, साफ करने के लिए दिया जाता, तो हुलासी साफ करते थे। यानी आज जो सत्ता में मलाई मार रहे हैं वे अदर पार्टी के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के तमाम शामिल हैं, उसमें सपा के भी तमाम शामिल हैं। आप देख लीजिए पुराना इतिहास, जो मंत्री बने हुए हैं, जो पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जो घर में बैठ गए थे भी पिछले चुनाव में, इसी कारण बैठ गए थे। अरे उन्हीं को तो जगाने आए हैं, उन्हीं को जगा रहे हैं। मोहन भागवत जी जा के शहर उन्हीं को जगा रहे हैं जी। मोहन भागवत उन्हीं को जगाने आए थे गोविंद जी। आप नहीं जग पाएंगे। अब 29 तक ऐसा पड़ गया, अब 29 तक जगाना इनके लिए नहीं, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। लिख कर दे सकता हूँ, आपकी सत्ता से चले जाएंगे, बेदखल हो जाएंगे ये।
अरे आप तो लग रहा है गुस्सा होकर आए हैं। सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। आप वाणी कहीं नोट कर लीजिए, मुझसे साइन करा लीजिए। अगर आ जाए प्रदेश में तो हम राजनीति करना आप बहुत नाराज हैं, ऐसा मत कहिए भाई। ना, मैं नाराज नहीं हूं, इनकी कार्य पद्धति से नाराज हूं। सत्ता संविधान के कानूनों को तो माने नहीं रही इस समय। आप देखिए तो केंद्र में, अगर ये अंबेडकर के इतने अनुयायी हैं तो केंद्र सरकार जो है संविधान के कानूनों कहां मान रही है। एक एक कानून करके जज को निर्णय लेना पड़ता कि ये कानून ये फेंकिए, चलिए हटिए, बदमाशी बता रहे हो। कोई सवाल का जवाब भी तो नहीं दे पा रहा है जजों के। तो ये स्थिति जो है, ये तो देश में स्थिति आप कितना भी जगाइए, एक बार जब दिया जल जाता है, एक बार आग जब बुझ जाती है तो चिंगारी बहुत दिन बाद भड़क पाती है। और तो राख बन गया है। आग कहाँ बूझी, अभी तो सितारा चमक रहा है, बिल्कुल सूरज दगदगा रहा है। क्या बात कर रहे हैं गोविंद जी आप? पर बैठे हैं सरकार, आप तो सभी टीवी और चैनलों, बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े पूंजीपतियों भावुकों से मिलते हैं तो आपको लग रहा है चमक रहा है। हम जमीन में घूमते हैं दिन भर, पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और देश स्तर की राजनीति हम करते हैं, लेकिन आज तक हम कार्य न ले पाए। इनके कल के कार्यकर्ता गए घूम रहे 10-10, 15-15 ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, प्रधान बन श्रम कर रहे हैं, श्रम करते हैं। फर्जी वाला श्रम, इधर उधर से लूट मार कर रहे हो, श्रम नहीं। चलिए खैर विषयांतर हो जाएगा। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। गोविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास, महेंद्र सिंह के पास जाता हूं। महेंद्र सिंह, अभी कानपुर प्रवास के दौरान मोहन भागवत जी केशव भवन जो उनका नया कार्यालय संघ का, उसका लोकार्पण भी किया। वो बाल शाखा में गए, वो तमाम संघ की शाखाओं में गए, क्योंकि एक रिपोर्ट आ रही थी कि शाखाओं में लोगों की कमी अब होने लगी। अब ज़्यादातर लोग संघी बता के लबदब अपना भाजपा नेताओं के पीछे लग गए और शाखाओं में धीरे धीरे टर्नआउट कम होने लगा। एक ये भी इस तरह की कुछ खबरें आई। दूसरी बात क्या है कि मोहन भागवत जी ने जब इसका विश्लेषण किया, चूँकि बहुत तपे हुए व्यक्ति हैं, तो उन्होंने देखा कि जो 80 और 90 के दशक में नागपुर के बाद कानपुर ही एक ऐसा केंद्र था संघ का जहां अशोक सिंघल जी प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक थे, जिला प्रचारक थे, और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को यहीं कानपुर से खड़ा किया। तो उनको कहीं लगा कि भाई ये पुराने लोग कहाँ हैं। तो एक एक करके उन्होंने खोजना शुरू किया, तो पता चला कोई परचून की दुकान लगा रहा, कोई गली में वो जो नटखट बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। वो संघर्ष में सारे लोग, जो गोविंद वर्मा जी ने कहा इनके शब्द कठोर थे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन बात यही कि जो स्वयं सेवक है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहता है, वो लकदक गाड़ियों में नहीं घूमता। जिनके दम पर ये सांसद विधायक लकालक घूम रहे हैं वो लोग बहुत ही संघर्ष में रहते हैं हमेशा, और संघर्ष में अभी भी हैं। लेकिन कम से कम उनका एक दर्द रहता है कि कम से कम मेरा मान सम्मान स्वाभिमान तो बरकरार रखो। अगर गली के किसी व्यक्ति के लिए मैं कह दूं कि इसका काम हो जाए गरीब शोषित पीड़ित का, तो उसका तो हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया, बहुत सारे लोग बैठ गए, और बहुत सारे लोग ये कहने में भी अब करते कि अरे छोड़ो भाई हम नहीं थे कभी संघ में, ये वाली स्थिति। तो एक एक करके वो मिले ऐसे लोगों से और उनको एक तरीके से चार्ज किया, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने घर घर राम शिलाएं पुजाई थी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने समरसता भोज खिचड़ी भोज करके एक सोशल इंजीनियरिंग का पृष्ठभूमि तैयार की, जिसकी मलाई काटी 2014 में नरेंद्र मोदी ने। तो ऐसे लोगों को एक बार फिर रिचार्ज कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात, संघ कार्यालय में अंबेडकर साहब की इतनी बड़ी तस्वीर मैंने पहली बार देखी, उसका भी अनावरण किया उन्होंने। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल आप विश्लेषण कर रहे हैं। दरअसल सामाजिक संगठन के तौर पर आरएसएस के सामने कई चुनौतियां हैं आने वाले समय में, और चुनौतियों से पहले एक और कार्यकर्ताओं का वो चाहे, हाँ बोलिए महेंद्र जी। पुराने कार्यकर्ता कोई पूछ नहीं रहा है। इन्होंने पार्टी को खड़ा किया, इस स्तर तक लाए कि वो सत्ता में है, लेकिन बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया, क्योंकि बीजेपी में भी बाहर से आने वाले लोग मलाई खा रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो जिन्होंने खड़ा किया उनको कोई सुन नहीं रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं। पहले एक होता था प्रचारक ने अगर कह दिया कुछ बात तो वो काम जरूर हो जाएगा, उनकी जो बात की वैल्यू है वो कम होती गई। शायद उनको ये लग रहा हो कि आने वाले समय में
और दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि ये जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको सम्मान चाहिए और वो पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, संघ के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, तो उनको गले लगाने की एक प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, वो ठीक बात है। और आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है, अब नई पीढ़ी अलग विचारों पे चलने वाली पीढ़ी है, ना कि वो पीछे की जो विचारधारा एक तरीके से बहुत ही ये कहा जाए कि पिछड़ी विचारधारा है, तो वो अब छोड़ के महेंद्र सिंह का और हालांकि महेंद्र सिंह का संपर्क गड़बड़ा रहा है। महेंद्र सिंह, आपका इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है मुझे लगता है, बोलिए। जी, मैं कह रहा था कि दरअसल जो नवयुवक है वो अब जाति और धर्म से बहुता है, जो पढ़ लिख रहा है वो अब इन सब चीजों की दीवारों को तोड़ रहा है। मोहन भागवत जी के लिए, आरएसएस के लिए ये बहुत बयान में एक चीज फिर जब नहीं कह पा रहे हैं, वो इस बात कह रहे हैं कि जातियों होना चाहिए, का सार होना चाहिए, मंदिर हो, नल हो, ये हो, वो हो, लेकिन जाति तोड़ने की बात वो कर नहीं पाती। धर्म और इन सब चीजों से उठकर बन रहा है, आगे जाके बन रहा है। वो अब इंटरकास्ट मैरिजेज, इंटर रिलीजियस मैरिजेज कर रहा है। जो पढ़ा लिखा समाज है, लिव इन में रह रहा है, उनको आरएसएस की विचारधारा में लाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है आरएसएस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर वो जो सपने हैं उनके, जो लक्ष्य हैं उनके, वो लक्ष्य पाने के लिए इस नई पीढ़ी के साथ एकाकार होना होगा उनको। और वो एकाकार, आप सोचिए कि कर रहा हूं, एक विचारधारा होती है, एक उम्र बढ़ती है, तो आप बहुत सारी चीजें नई जनरेशन, आरएसएस को भी चाहिए कि वो यंग जनरेशन को, यंगर जनरेशन को आगे लाए, नेतृत्व दे। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। महेंद्र सिंह का इंटरनेट ठीक किया जाए। और सीनियर सिटीजन महेंद्र सिंह, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं और आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन बाधा उसमें आ रही। महेंद्र सिंह को फोन से जोड़ दिया जाए अगर दिक्कत हो। हमारे साथ अशोक सिंघल जी के साथ काम कर चुके स्वयंसेवक, 90 के दशक में तमाम आंदोलनों में रहे आलोक मेहरोत्रा जुड़ गए हैं संघ विचारक के तौर पर। आलोक मेहरोत्रा, स्वागत है आपका बहुत। आलोक मेहरोत्रा, अभी 3 दिनों तक आरएसएस चीफ कानपुर में रहे और मैं मानता हूं कि नागपुर के बाद कानपुर ही एक ऐसा केंद्र रहा है जहां से संघ और संगठन का निर्माण हुआ। राम मंदिर आंदोलन की अलख आप लोगों ने मिलकर जगाई, आप उनमें से एक रहे हैं। इन 3 दिनों में जैसा कि लगातार मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर, अपने लेखों में आप भी लिखा करते हैं कि पुराने जो स्वयंसेवक हैं वो किस गति को प्राप्त हो चुके हैं। आप लगातार लिखते हैं, आप तमाम फोटो डालते हैं ऐसे स्वयंसेवकों की, उनकी उपेक्षा को आप बयां करते रहते हैं। जो मेरे पास खबर है कि मोहन भागवत ने उनकी कहीं ना कहीं सुध ली है, फिक्र की है और अब शायद फिर से उनको थोड़ी सी अहमियत देने की बात हुई है संघ में। तो अब इस उनकी पहल को किस तरह देखते हैं, क्योंकि वही योद्धा हैं जिन्होंने घर घर रामशिलाएं पुजवाई, ये वही वो संघ के योद्धा हैं जिन्होंने सामाजिक समरसता, खिचड़ी भोज बस्तियों में करके भाजपा के लिए एक सोशल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया। आलोक मेहरोत्रा। दुर्योधन भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से ये कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं है। संघ कभी किसी का विरोध नहीं करता, संघ किसी का दुश्मन नहीं है। ये जो विरोधी दल के लोग जो हमारी संघ विचार परिवार में शामिल हो गए, उनका परिवार में शामिल तो हो गए, लेकिन अभी उनका जो है मन, अभी भी वो कांग्रेसी हैं, अभी वो सपाई हैं। लेकिन माननीय संघ प्रमुख जी ने, परम पूज्य जी आए, उन्होंने कहा कि पुराने लोगों को, जितने पुराने स्वयंसेवक हैं उनको सक्रिय किया जाए। ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी जो वर्तमान की जो कमेटियां बनी हुई हैं ये पुराने लोगों से संपर्क नहीं कर रही। ये किसकी कमेटियां, संघ की या भाजपा की? नहीं, संघ की। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, संघ की बात कर रहा हूं। ठीक है। इधर क्या हो गया है इस बीच में, देखिए, तो ये विकृति तो आलोक जी, ये विकृति तो संघ में भी आ गई कि वो पुरानों को नहीं पूछ रहे हैं, नया संघ है। नहीं, ये तो बात हम आपकी मान सकते हैं कि नया संघ है, लेकिन संघ में अभी भी पूछ है, संघ के लोग अभी भी पूछते हैं, संघ के लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं। लेकिन समस्या इस बात की आ गई है ना, ये जो दूसरे दल के लोग जो आ गए, अपने आप को तथाकथित स्वयंसेवक कहने लगे, जिनका
ना ही मतलब किसी भी पे कोई आंदोलन ले लिया संघ ने, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया संघ ने, लेकिन कम से कम विचारधारा तो होनी चाहिए थी। जैसे हमने देखा, आज हम जैसे ये कह लें कि मैंने भी 50 साल की उम्र में मैंने प्योर संघ देखा। मैं बीमार पड़ा, तमाम स्वयंसेवक घर पे आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे घर पे, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आते थे। हम बीमार क्यों हो गए? मेरे घर का सामान लेके आए। मैंने वो भी देखा, आज ये भी देखा है कि थोड़ी तो चेंजिंग हुई है, लेकिन ये चेंजिंग से नुकसान किसका हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। किसी का नुकसान नहीं हुआ। भाजपा को कुछ नहीं है, भाजपा को तो फायदा ही हो रहा है। वो तो जिनको चाहती है उनको बुला लेती है, आओ कांग्रेसी तुम भी आ जाओ, सपाई तुम भी आ जाओ। निष्ठावान कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। लेकिन ये संघ प्रमुख का जो बयान था, परम पूज्य हमारे, उनका ये स्वागत ही योग्य है कि जितने पुराने लोग, अगर पुराने लोग आज भी निकल जाएंगे, मेरा अपना मानना है। जैसे मैं कानपुर महानगर में रहता हूँ, कानपुर महानगर के आपके चाहे सिविल लाइंस का इलाका हो, चाहे बिराना रोड के क्षेत्र हो, चाहे कोई भी इलाका हो, एक एक इलाके से संघ के लोग परिचित हैं। वहां से जब लोग निकलेंगे जो परिचित हैं, तो एक अलग प्रकार की तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है आलोक, ये अचानक क्या भागवत जी को कोई संदेश दिया गया या कुछ बताया गया अचानक, या फिर उन्होंने अचानक ही याद कर लिया कि पुराने लोगों को फिर से मुख्य धारा में लाना चाहिए? ये तो आप जानते हो ना, संघ के पास में एक अपना LIO है। सूचना तो उनके पास में तो होती है, बहुत सी चीजें होती हैं कि पहुंच भी नहीं पाती हैं, लेकिन अब पहुंच गए क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, मैं भी बड़ा उपेक्षित लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक बात है, मैं वही कहीं कहीं तो रिएक्शन हुआ है। अच्छा, मैं ये स्वागत 3 दिन का जो दौरा है, 3 दिन का दौरा है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। 3 दिन के दौरे में महत्वपूर्ण क्या कुल जमा हासिल हुआ? यहाँ के स्वयंसेवकों को, यहाँ के नेतृत्व को क्या डायरेक्शन मिला? अच्छा देखिए, 4-5 मुद्दे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं वो बड़े प्रमुख हैं। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, अभी आपने गौर में देखा होगा, धर्मांतरण के मुद्दे में थोड़ा सा हम पीछे जरूर हैं और हम उनसे दब रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण जो जगह जगह पे हो रहा है, इसके लिए भी संघ ने कदम उठाए। पारिवारिक लड़ाइयां हो रही हैं कुटुंब प्रबोधन की वजह से। संघ प्रमुख ने कहा कि हम क्यों न एक दूसरे के परिवार से संपर्क करें और वहां पे जाएं। जब वहां जाएंगे तो इन प्रकार की बातें, बहुत सी बातें निकलेंगी, विचारधाराएं निकलेंगी, लोगों के मन के गुबार निकलेंगे और लोगों के गुबार दूर भी होंगे। जो आज आप देख रहे हैं, तमाम परिवारों के अंदर में मुकदमेबाजी चल रही है, कुटुंब प्रबोधन प्रभावी होगा तो ये सब चीजें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तीसरा, उन्होंने जैसे बोला पॉलीथीन हटाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय, पर्यावरण की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। निशा, मेरे पास चूंकि 2 मिनट का वक्त है, मैं बहुत जल्दी से सारी मेहमानों को एक बार फिर से लेता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराग, अब ये तो स्पष्ट तौर पर है संघ अपनी दृष्टिकोण से देखता है। आलोक मल्होत्रा ने कहा कि जो नया संघ है उसकी नई कमेटी के लोग पुराने लोगों को बुलाते नहीं। ये इंटरनल स्थितियां हैं, ये 2 पीढ़ियों का संघर्ष है। वो पुराने लोग जो संघ के लिए काम करते रहे, वो जो नए लोगों के लिए जो सत्ता की चमक दमक में, हो सकता है जब सत्ता जाए तब फिर पुराने लोगों की याद आएगी, तब ये जो नए लोग हो सकता भाग जाएं। बहुत सारे लोग जो तथाकथित संघी हैं वो भाग जाएंगे, तब वही पुराने लोग आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन अभी सत्ता की चमक दमक में वही लोग आगे हैं। हम फिर सोशल इंजीनियरिंग का एक सवाल आपसे करते हैं कि अगर आज के दौर में देखा जाए तो संघ क्या एक बार फिर से भाजपा के लिए सोशल इंजीनियरिंग करता दिख रहा है आपको? जी देखिए, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो तो अपने एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक नजरिया और ऐड करना चाहूंगी दुर्गेंद्र जी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साइज है, और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार कहीं भी किसी भी राज्य में होगा, वहां का जो नौजवान युवक है, तो वो इन सभी जो धर्म के आडंबर है, ये पाखंड है, जो कुल मिला के कोई ये शाखाओं में जो सारी बात चलती है, वो इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो नए बच्चे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ कभी भी जुड़ना चाहेंगे। अब बात रही पुराने लोगों की, उनको जोड़ के रखना है।
अब देखिए, अगर हम कहें कि बहुजन जो गरीब परिवार है वो तो जाके मस्जिद के ऊपर झंडे लगाए, वो तो जो है वो कावड़ उठाए, और जितने भी मलाईदार पोस्ट पे जो बैठे हैं भाजपा के लोग, जो मंत्री संतरी का काम कर रहे हैं, वो गाड़ियों में घूमे, दोनों बातें तो कैसे कहाँ हो सकती हैं? मतलब निशा बुराक, मैं रोक रहा हूं आपको, आपने बिल्कुल मुझे बड़ी महत्वपूर्ण क्लू दे दिया इस पूरी चर्चा का। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो लोग बहुजन हैं वो मस्जिदों में झंडे फहराते हैं, वो गोली खाते हैं, वो माथे पे भगवा कपड़ा बांध के कांवड़ यात्रा निकालते हैं, आपका इशारा इसी हो रहा है। लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि ये जो ना आज का युवा है वो इनके विचारों से सहमत नहीं, फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो बड़ी संख्या में युवक उनसे सहमत। मैं अपने पॉइंट को क्लियर करती हूँ, दोनों चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। अभी जो एक दिया जा रहा है ना, फ्री का डाटा दिया जा रहा है, आपको ट्वीट करने के पैसे दिए जा रहे हैं, आपको छोटे छोटे कामों में जो उलझाया जा रहा है, तो वो आज का युवा है, ये तो चाहते हैं, मतलब मैं एक पार्टी विशेष का ही यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि ये पार्टी विशेष तो यही चाहती है कि युवा जो है वो शिक्षा के पास आए ना। आप देखिए ना, मंदिर का बजट बढ़ रहा है, जो है वो आपने कुंभ का बजट जो है वो बेहद बढ़ा दिया, आपने हजारों करोड़ रुपया कुंभ के ऊपर जो है वो खर्च दिया, लेकिन आपने एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा है? तो जब आप लोगों को, युवा को शिक्षित ही नहीं होने देंगे तो वो क्या करेगा? फिर तो वो शाखाएं लगाएगा ना, फिर तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी में मैच करेगा। लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, जो इस बात को मानते हैं कि इस धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा, क्योंकि जो धर्म का आधार था वो कहीं कर्म था, हमारा काम था, वो काम धंधे तो रहे नहीं है, अब कोई बंधा हुआ नहीं रह गया कि कोई। ठीक है डॉक्टर निशा बुराक, मैं रोक रहा हूं आपको, मेरे पास अब वक्त नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, एक रिएक्शन मैं चाहता हूं शमसी आजाद से, जल्दी से 30 सेकंड में। शमसी आजाद रिएक्ट करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर, मुझे कहने में कोई डर भी नहीं, कोई खौफ भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों एक साथ चले। लेकिन अब जो है आरएसएस ने अपने को थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा नर्म रवैया भी अपना किया जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में आई है, और उनको लगा होगा कि भाई आज जो है भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत है, और उन कार्यकर्ताओं को हम इकट्ठा करें जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, तो उनको इकट्ठा करने का काम किया। और एक तरफ ये भी है कि अम्बेडकर के चित्र को अपने मुख्यालय में लगाकर ये भी संदेश दिया है कि हम जो है दलितों के साथ है, हम अल्पसंख्यकों के साथ है, बाकी अपनी अपनी सबकी विचारधारा, अपनी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। पूजा मिश्रा 30 सेकंड जल्दी से। दुर्गेश जी, देखिए, देश को मजबूत करने का कार्य कहाँ हो रहा है? देश को खोखला करने का कार्य हो रहा है। बात सही है, यूजीसी के फंड में लगातार कटौती देखी गई है। मैंने किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं किया था। जल्दी से जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं, मैं जाया नहीं करूंगा वक्त, प्लीज, मैं मेरे पास वक्त जाया करने के लिए नहीं, जल्दी से रिएक्ट करिए प्लीज। इनको मैं फिर से कहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है फोटो लगाने से संविधान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो जाती। जब सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट तलब कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले 1 महीने में 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोलिए ना संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करने। धन्यवाद धन्यवाद। गोविंद मिश्रा जी, गोविंद वर्मा जी 30 सेकंड जल्दी से। दुर्गेश जी, भागवत जी देख रहे हैं और अच्छे तरीके से जान गए हैं कि पीडीए का ग्राफ वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। उस ग्राफ को कम करने के लिए ये मोहन भागवत जी इस समय हर जगह प्रवास कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और भाजपा और आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी मात्र 30 सेकंड में। महेंद्र सिंह, माफी के साथ में। जी जी जी, दरअसल आरएसएस इस तरीके के कनेक्ट करने के प्रोग्राम चलाती रहती है, और बाबा साहब को अपने दफ्तर में लगाने का एक मकसद है, और वो मैं मानता हूँ उसका स्वागत भी होना चाहिए। मकसद ये है कि एक तरीके से जो अभी बात कर रहे थे पीडीए की, उसको कनेक्ट करना है उनको निश्चित तौर पर इसमें। दूसरा ये कि इन्फ्लुएंसर लोग चाहिए उनको, अब जो समाज में आज के दौर के समय में जो लोग प्रभावशाली है वो चाहिए। कार्यकर्ताओं के उनके पास कमी नहीं है। अभी आप देखेंगे मास लेवल पे बहुत लोग हैं जो कांवड़ उठाते हैं, वो आरएसएस का झंडा भी उठाते हैं, कमी नहीं है। उनको चाहिए अच्छे लोग, प्रभावशाली, जो समाज में प्रभाव छोड़ सके। और इसलिए अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का अपने वहाँ लगाना, ये निश्चित तौर पर उसकी विचारधारा की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि ये आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेगी सत्ता के लिए भी और उस संगठन के लिए भी, सामाजिक संगठन के लिए। बहुत शुक्रिया शमसी आजाद साहब, बहुत शुक्रिया। पूजा मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक मेहरोत्रा जी, आपका भी शुक्रिया। गोविंद वर्मा और प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराक, आपका भी बहुत धन्यवाद। आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और बड़ी
शानदार चर्चा में हिस्सा लिया। सवाल यही है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग कौन बेहतर करेगा, आने वाले चुनाव इस पर निर्भर करेंगे, क्योंकि एक तरफ जातिगत लड़ाई है और दूसरी तरफ हिंदुत्व का रथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।